हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 60 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 60 को। आज की हमारी वर्कशीट थोड़ी सी लेंथी ज़रूर रहेगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज इस वर्कशीट में हम इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के पहले चैप्टर विकास से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। सभी इंपॉर्टेंट मतलब वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस आसान सी वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 60 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 60 है। हमारा विषय एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर विकास है उसकी दोहराई करने वाले हैं। यहाँ पर बाय मिस्टेक राजनीतिक विज्ञान लिखा हुआ है, जबकि ये हमारा जो चैप्टर रहेगा वो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का रहेगा। हमारी आज की दिनांक है 1 दिसंबर 2020। इस वर्कशीट में टोटल हमें 10+4 यानी कि 14 क्वेश्चन दिए गए हैं। 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके बाद स्रोत आधारित क्वेश्चन दिए गए हैं। 4 क्वेश्चन यहाँ रहेंगे। हम शुरुआत करें पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि विभिन्न व्यक्तियों में विकास की धारणाएं अलग अलग क्यों होती है, व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि विकास क्या होता है। हमारे जीवन में आने वाला कोई भी सकारात्मक बदलाव है उसको हम विकास कहते हैं। जैसे आपकी आय बढ़ गई, विकास है। आपने कुछ नया शब्द सीखा, विकास है। आपने नई कोई कार्य सीखा, विकास है। आपने कोई भाषा सीखी, विकास है। यानी कि हमारे जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलाव को हम विकास कहते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया गया कि विभिन्न व्यक्तियों में विकास की धारणाएं अलग अलग क्यों होती है, यानी कि हर व्यक्ति के विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। आपका विकास का लक्ष्य अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, किसी दूसरे का अलग हो सकता है, किसान का अलग होगा, व्यापारी का अलग होगा। तो क्यों होते हैं? तो इसके कारण ये कि हर व्यक्ति के लिए विकास की धारणा अलग अलग होती है क्योंकि उनकी परिस्थितियां अलग अलग होती है। अब शहर के व्यक्ति है और गांव का व्यक्ति है, उनके विकास के लक्ष्य एक नहीं हो सकते। दूसरा, हर व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग अलग होती है, इसलिए भी विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। हो सकता है आप जो शहर में रह रहे हो, आपको ये लग रहा हो कि नहीं, किसी सेंट्रल इलाके में हम रहते हों, ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, मेट्रो घर के पास से आनी चाहिए। गांव वाला ऐसा नहीं सोच सकता। तो हर व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग अलग होती है। तीसरा, हर व्यक्ति की क्षमताएं या दृष्टिकोण भी अलग अलग होता है। आपके लक्ष्य हैं, आप आईएएस बनना चाहते हो, आप आईपीएस बनना चाहते हो सकता है कोई ऐसा भी हो, मजदूर हो, वो ये सोच रहा हो कि मजदूरी में बढ़ोतरी हो जाए, ये उसका विकास का लक्ष्य है। तो 3 कारणों पर निर्भर करता है। सब व्यक्तियों की परिस्थितियां अलग अलग होती है, आवश्यकताएं अलग अलग होती है और हमारी क्षमताएं या दृष्टिकोण भी अलग अलग होते हैं, इसलिए हमारे विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। दूसरा जो प्रश्न दिया गया, ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक द्वारा उपयोग किए गए विकास के मापदंड से यूएनडीपी द्वारा उपयोग किए गए विकास का मापदंड किस प्रकार अलग है। आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि विश्व बैंक और यूएनडीपी के विकास के क्राइटेरिया क्या क्या, मापदंड क्या क्या है और कौन सा बेहतर और क्यों, जबकि आंसर हमारा एक ही रहेगा। तो इसमें हमें पूछा गया कि यूएनडीपी और विश्व बैंक विकास के मापदंड का उपयोग करते हैं, दोनों अलग अलग कैसे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व बैंक के विकास के मापदंड की। विश्व बैंक विश्व के विभिन्न देशों की तुलना औसत आय के आधार पर करता है। औसत आय मतलब कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो औसत आय प्राप्त होती है। इस विधि के गुण क्या है कि औसत आय की गणना करना बड़ा आसान होता है, तुलना करना भी आसान होता है। औसत आय आ गई तो हम तुलना कर सकते हैं, समझना भी आसान होता है। यानी कि ये इस विधि के गुण है। जैसे आपने बता दिया कि एक व्यक्ति की एवरेज इनकम 12,000 है, दूसरे की 8 है, तीसरे की 9 है, आसानी से समझ सकते हैं ना, बता भी सकते हैं, गणना भी कर सकते हैं। तो ये गुण है। लेकिन इस विधि की कमियां हैं। पहला, इसमें हर व्यक्ति की आय का पता नहीं चलता। हमारे पास सिर्फ औसत आय होती है। क्या होती है? औसत आय। जैसे आपकी, मान लीजिए आपकी क्लास की जो एवरेज है वो 70% है, लेकिन 70% तो हमें पता है, लेकिन हर व्यक्ति की पता, हर स्टूडेंट की पता नहीं होगी। तो इसकी कमी ये होती है कि औसत आय में सिर्फ औसत की बात की जाती है, हर व्यक्ति की आय का पता नहीं चलता। दूसरी कमी ये कि इसमें केवल आय के आधार पर ही विकास की गणना की जाती है, जबकि विकास केवल आय पर, इनकम पर, पैसे पर निर्भर नहीं करता है। तो ये कमियां इसकी। अब दूसरी तरफ अगर हम यूएनडीपी के मापदंड की बात करें तो यूएनडीपी विश्व के विभिन्न देशों की तुलना आय, शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर पर करता है,
दोनों में से यूएनडीपी का तरीका वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें आय के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखा जाता है। अगर हमारी आय है, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं है या शिक्षा का सत्र बेहतर नहीं है, हम खुद को विकसित नहीं कह सकते। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न दिया गया कि आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों आवश्यक है। आर्थिक विकास के लिए साक्षरता मतलब लिटरेसी, जो पढ़े लिखे लोगों की संख्या होती है, जो प्रतिशत में हम बताते हैं 100 में से कितने पढ़े हैं, वो साक्षरता होती है। तो ये साक्षरता क्यों आवश्यक है। पहला कि साक्षरता के कारण हम मानव संसाधन का बेहतर उपयोग कर पाते हैं। हमारी साक्षरता ही है जो हमें बेहतर संसाधन बनाती है। जब हमारा जन्म होता है, नर्सरी क्लास में जाते हैं, सब एक बराबर होते हैं, लेकिन बाद में किसी की इनकम 1 लाख रुपए होती है, किसी की 1000 रुपये होती है, किसी को काम भी नहीं मिल पाता। ये साक्षरता के कारण होता है। हमें तो पहला कारण ये कि साक्षरता के कारण हम मानव संसाधन को बेहतर उपयोग कर पाते हैं। दूसरा, साक्षरता के परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होती है। जो जितना पढ़ा लिखा होता है, स्किल्ड होता है, उसके पास रोजगार के अवसर ज़्यादा होते हैं। तीसरा, साक्षरता के परिणाम स्वरूप आय में बढ़ोतरी होती है और गरीबी में कमी आती है। चौथा, जो व्यक्ति साक्षर होगा वो विकास में बेहतर योगदान दे पाता है, उसकी समझ बेहतर होती है, समाज, देश, परिवार सबको आगे लेके जाता है। तो ये थे कि साक्षरता क्यों आवश्यक है, ताकि हम मानव संसाधन का बेहतर उपयोग कर पाएँ। रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होती है, इससे आय में बढ़ोतरी होती है, गरीबी में कमी होती है, और इसके कारण व्यक्ति है वो जागरूक होता है और विकास में बेहतर योगदान दे पाता है। चौथा जो प्रश्न दिया गया कि आपकी जेब में मौजूद धन उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद सकता जिनकी आपको बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यकता हो सकती है। क्या यह सत्य है कि आपके पास पैसा है तो क्या आप सब कुछ खरीद सकते हो जिससे आपका जीवन बेहतर बने? सही है या गलत है ये हमें बताना और स्पष्ट भी करना, यानी कि कारण भी देने। यह सत्य है कि हम धन से उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद सकते जिनसे हमारा जीवन बेहतर है। जैसे कि हमारे जीवन के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, समानता, स्वच्छ पर्यावरण बेहद आवश्यक है। लेकिन केवल जेब में पैसा होने से सुविधाओं की गारंटी नहीं होती। मान लीजिए अगर पर्यावरण है वो प्रदूषित है तो अमीर गरीब सभी को प्रभावित करेगा। ये इसका अर्थ ये नहीं कि दिल्ली का पर्यावरण प्रदूषित हो तो एसी वाले हैं उनको कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि पैसे वाले हैं, वो कह देंगे कि नहीं भाई हम पैसे दे देते हैं आपको। ऐसा नहीं होने वाला। ऐसी कोई महामारी फैलती है तो वो सबको प्रभावित करेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब व्यक्तियों को टारगेट किया जाएगा। अब कोरोना जो फैला हुआ है तो क्या उससे अमीर प्रभावित नहीं हो रहे? शायद ज़्यादा हो रहे हैं। और समाज में अगर सुरक्षा की कमी है तो इससे भी सभी प्रभावित होंगे। अगर समाज में कानून व्यवस्था ठीक से नहीं है तो इससे भी एक साथ प्रभावित होते हैं। तो सुरक्षा, स्वास्थ्य या शिक्षा है या पर्यावरण प्रदूषण है, ऐसी सुविधाएं जिनको हम पैसे से नहीं खरीद सकते, इसका समाधान हम सब मिल करके कर सकते हैं। उसके बाद 5वां जो प्रश्न दिया गया कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाएं यानी कि लड़कियां कभी कभी माध्यमिक सत्र यानी कि 8वीं तक की कक्षा शिक्षा प्राप्त करने में भी सक्षम नहीं होती। उससे पहले स्कूल छोड़ दिया जाता है या फिर वो स्कूल जा ही नहीं पाती। इसके 3 कारण लिखिए। तो पहला कारण है कि भारत एक पुरुष प्रधान समाज है जिसमें महिलाओं को कमतर आंका जाता है, उनको बराबरी का नहीं समझा जाता है, ये कमी है। दूसरा, समाज में व्यापक लैंगिक भेदभाव है, लड़के और लड़कियों में फ़र्क, अंतर किया जाता है। घर में भी आप देख सकते हो अंतर किया जाता है कहीं न कहीं। तीसरा, लड़कों को लड़कियों की अपेक्षा समाज में अधिक महत्व दिया जाता है। ये समझा जाता है कि लड़के वंश चलाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। इसके कारण भी लड़कियों की शिक्षा की तरफ ध्यान कम दिया जाता है। चौथा, श्रम का लैंगिक विभाजन है, यानी कि काम जो है उसको लिंग के आधार पर बंटवारा किया गया कि बाहर के काम पुरुष करेंगे, रोटी का, साफ सफाई का काम है, बच्चों की देखरेख का कार्य है वो महिलाओं का है, जबकि ऐसा और किसी देश में नहीं होता। तो इन सब कारणों के कारण महिलाओं की शिक्षा की तरफ ध्यान कम दिया जाता है। उसके बाद छठा जो प्रश्न दिया गया कि देश के विकास के लिए बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं क्यों आवश्यक है। किन्हीं 4 सार्वजनिक सुविधाओं के हमें उदाहरण देने हैं। तो समाज तथा देश के एक समान विकास के लिए सार्वजनिक सुविधाएं आवश्यक होती है। निजी सुविधाएं हैं वो महंगी होती है। सार्वजनिक सुविधाएं जैसे गवर्नमेंट स्कूल है, अगर गवर्नमेंट स्कूल ना हो तो क्या होता, शायद सभी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि वो महंगी होती, नहीं कर पाते ना। तो एक समान विकास का रास्ता ही ब्लॉक हो जाता वहीं से। दूसरा ये कि निजी सुविधाएं अगर हम ले भी लें तो काफ़ी महंगी होती है,
यहाँ पर हम गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन ले रहे हैं, शायद हमारा 500, 700, 1000, 2000 रुपये तक ही हमारे शिक्षा का खर्च होता है। अगर हम प्राइवेट स्कूल की बात करें तो वहाँ पर आप 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक लगते हैं, तो वो महंगी होती है। ऐसे ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। तो दूसरा कारण ये है कि निजी सुविधाएं महंगी होती है, इसलिए भी सार्वजनिक सुविधाएं जरूरी है। तीसरा ये कि निर्धनता को कम करने के लिए सार्वजनिक सुविधाएं आवश्यक है। निर्धनता कम कैसे होगी, गरीबी से कब निकलेंगे हम, जब हम बेहतर शिक्षित होंगे, बेहतर हमारा स्वास्थ्य होगा। और बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है कि सार्वजनिक सुविधाएं हो जो सस्ते में उपलब्ध हो। अगर महंगी हो गई तो शायद हम आगे निकल ही ना पाए। तो इसके लिए सार्वजनिक सुविधाएं हैं वो बेहद आवश्यक होती है। सार्वजनिक सुविधाओं के उदाहरण जैसे परिवहन सुविधाएं, डीटीसी, मेट्रो इत्यादि, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जल आपूर्ति इत्यादि, ये सार्वजनिक सुविधाओं के उदाहरण रहेंगे। उसके बाद 7वां जो प्रश्न दिया गया, सतत आर्थिक विकास क्या है। पर्यावरणीय क्षरण को रोकने की कोई 3 उपाय भी बताने। सतत आर्थिक विकास, इसे हम सतत पोषणीय विकास भी बोल सकते हैं, इसको धारणीयता का विकास भी कह सकते हैं, जैसा कि आपने भूगोल के पहले चैप्टर में पढ़ा है। और पर्यावरणीय क्षरण मतलब पर्यावरण प्रदूषण कह सकते हैं इसे, पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है उसको रोकने के 3 उपाय बताने। ओके, तो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रख करके किया जाने वाला एक समान विकास सतत आर्थिक विकास कहलाता है। इसमें 3 चीज़ें शामिल है, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर एक समान विकास, 3 चीज़ें शामिल है ना। तो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाने वाला एक समान विकास सतत आर्थिक विकास या सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ये इस चैप्टर का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब ये कि पर्यावरणीय क्षरण को, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के 3 उपाय, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, उनका उपयोग करना चाहिए। तीसरा, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए हम सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे दिल्ली जैसे शहर में विशेष तौर पर ये उपाय जरूरी है। 8वां जो प्रश्न दिया गया कि पर्यावरणीय क्षरण के परिणाम राष्ट्रीय राज्य की सीमाओं का सम्मान नहीं करते हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण कह लीजिए कि उसके जो परिणाम निकलते हैं उससे राष्ट्रीय राज्य की सीमाओं का सम्मान नहीं करते हैं, कथन की न्याय संगत व्याख्या करनी है। यह कथन सही है कि पर्यावरणीय क्षरण के परिणाम है वो राष्ट्रीय और राज्य की सीमाओं का सम्मान नहीं करते हैं। अगर प्रदूषण हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में होगा तो उसका प्रभाव हमारे देश के ऊपर भी होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उसको बॉर्डर पर रोक लिया जाएगा, हम कहेंगे कि आगे मत बढ़ना, गोली मार देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। या उसको पकड़ के हम जेल में डाल देंगे, या पाकिस्तान को कहेंगे कि नहीं भाई अपना तू ही रख, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे हम दिल्ली में देख रहे हैं कि जब पंजाब, हरियाणा, यूपी में पराली या कृषि अवशेष जलाए जाते हैं तो उसका प्रभाव दिल्ली के ऊपर होता है। तो ये किसी राज्य या राष्ट्र की सीमाओं में नहीं बंधा हुआ है। ऐसे ही दिल्ली में जो प्रदूषण होता है तो आसपास के राज्यों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो पर्यावरण संरक्षण है वो हम सब की जिम्मेवारी है, पूरे विश्व की जिम्मेवारी है, तभी हम इसको कम कर सकते हैं, नियंत्रित किया जा सकता है। उसके बाद 9th क्वेश्चन दिया गया कि पृथ्वी के पास सभी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह जो कथन है उसकी विकास की चर्चा के लिए कैसे प्रासंगिक है ये हमें बताना है। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि ये किसने कहा, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो यह कथन विकास की चर्चा के लिए बिल्कुल प्रासंगिक है। यह सही है कि पृथ्वी के ऊपर हमारी आवश्यकताओं के लिए संसाधन उपलब्ध है अगर हम सिर्फ ज़रूरतों को सोचें, लेकिन अगर हम इनका अति उपयोग करते हैं, अति दोहन करते हैं, लालच करते हैं, तो इससे न केवल पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ती है बल्कि विकास भी असंतुलित हो जाता है। बढ़ता प्रदूषण, अमीर और गरीब देश, अमीर और गरीब लोग, ये जो भेदभाव है ये सभी अति दोहन के कारण है, हमारे लालच का ही परिणाम है। 10वां जो प्रश्न दिया गया कि विकसित और विकासशील देशों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। हालांकि काफ़ी सारे अंतर हो सकते हैं, बहुत सारे अंतर बताए जा सकते हैं, लेकिन हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ अंतर बताएंगे। जैसे विकसित देश है उसमें तकनीकी विकास अधिक है, टेक्नोलॉजी अधिक होती है, एडवांस होता है, हमसे 30 साल आगे चल रहे हैं वो। विकासशील देशों में तकनीकी विकास है वो कम हुआ है। दूसरा, विकसित देशों में साक्षरता दर अधिक है जबकि विकासशील देशों में साक्षरता दर कम है। हमारे यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार 74% साक्षरता दर है हमारे देश में,
और उसमें भी वो सभी शामिल है जो 5वीं पास है, 8वीं पास है, उनको शामिल है। क्वालिटी की बात करें तो कम होगी। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में स्वास्थ्य सुविधाएं भी बेहतर होती है। वहाँ पर जीवन प्रत्याशा अधिक होती है। जीवन प्रत्याशा मतलब औसत आयु वहाँ अधिक होती है। चौथा, विकसित देशों में निर्धनता विकासशील देशों की तुलना में बेहद कम होती है या नामात्र की होती है। तो ये 4 प्रमुख अंतर है। उसके बाद स्रोत आधारित प्रश्न दिए गए कि विकास का सत्र मापने के लिए आय का सत्र अपर्याप्त क्यों है। तो विकास का सत्र मापने के लिए आय के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, सुरक्षा, समानता, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि सिर्फ हमारा जीवन है, बेहतर जीवन, वो आय पर निर्भर नहीं करता है। मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। UNDP मानव विकास रिपोर्ट है वो पब्लिश करता है। तीसरा जो प्रश्न दिया गया कि विकास के मापन के लिए संकेतकों की सूची बनाई, यानी कि कौन कौन से संकेतक है जिनको शामिल किया जाता है, यानी कि किसके आधार पर विकास का मापन किया जा सकता है। तो उसमें प्रमुख है आय, साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशा। उसके बाद चौथा जो प्रश्न दिया गया, ऊपर दिए गए अनुच्छेद का संक्षिप्त हमें विवरण या सार लिखना है। ओके, समराइज जैसे आप इंग्लिश में करते हो वैसे ही। तो विकास के लिए आय एक महत्वपूर्ण मापदंड है, परंतु यह पर्याप्त नहीं है। मानव विकास केवल आय पर निर्भर नहीं करता, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा की सुविधाएं भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। विश्व बैंक केवल आय के आधार पर विकास की गणना करता है, जबकि UNDP आय के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाएं और साक्षरता दर को भी महत्वपूर्ण मानता है। इनमें से UNDP का मापदंड है वो बेहतर माना जाता है। तो ये थी हमारी आज की लेंथी लेकिन आसान सी और बेहद इंपॉर्टेंट वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बेहतर चल रही होगी। अब आप लगभग रिवीजन की तरफ चल रहे होंगे और आपको अच्छा भी महसूस हो रहा होगा कि आपकी तैयारी है वो सही डायरेक्शन में है। क्योंकि अगर हम यहाँ से तैयारी अच्छी करते हैं दिसंबर के महीने में, तो इसका मतलब हम आगे बेहतर करने वाले हैं। शायद हमारी नींव है वो बेहतर रहेगी, ताकि हम अपने और अपने पेरेंट्स हैं उनके सपनों को पूरा कर पाएँ। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।